ये एक नया, वो कहते थे ना कि हम संविधान बदलेंगे, ये उसी का एक तरीका आया कि बच्चा पास हो रहा है, जो जो उसे मांगा जा रहा है वो सारा कुछ पूरा कर रहा है, मगर उसके बाद एक शब्द कर दिया सुटेबल नहीं, ये कह के बाहर निकाले जा रहे हैं। तो बहुत कुछ अन्याय हुए और शिक्षा ही उसका एक जवाब है सब अन्याय से लड़ने का। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो मुख्य मेहमान हैं आज के, राजेंद्र पाल गौतम जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं, और इस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस एससी विंग के अध्यक्ष हैं और दिल्ली में मंत्री भी रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात है जो हमने आमंत्रित किया कि बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित है। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री के साथ साथ शांति व मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, भगवान वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, बाबू जगजीवन राम जी, मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप समस्त साथियों को जय भीम। साथियों, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है यहाँ पर जो दर्शन रतन रावण जी उस समाज के बीच में एजुकेशन को लेके अंधकार दूर करने के लिए एक ज्ञान की ज्योति जलाने का काम कर रहे हैं, जो काम मुझे दिल्ली में भी नहीं दिखता। मैं कई बार उस समाज के बीच जाके समाज को जगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर समाज में लोग अपनी ही जाति के नेता को सुनना पसंद करते हैं। ये समस्या भी हमारे साथ, ज्ञान तो जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए, और हमारा वो जो हमारे विचार से मेल खाता हो, हमारा वो जो हमारे बारे में गंभीर हो, चिंतित हो, हमारा वो जो हमारे लिए लड़ाई लड़ता हो। लेकिन आज यहाँ कर वास्तव में मुझे बेहद खुशी हो रही है, जिस जागरूकता को लेकर मैं बचपन से काम करता आया हूं, उसी जागरूकता के साथ समाज को जागरूक करने के लिए और अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकाल के उनके बुद्धि का विकास करके उनके भविष्य का निर्माण करने का काम दर्शन रतन रावण जी आप कर रहे हैं। मैं सच में आपको सैल्यूट करता हूं। साथियों, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज कभी भी इतिहास बना नहीं सकता। और हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग अपने बुजुर्गों के इतिहास को ही नहीं जानते। कम से कम हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए। इतिहास को जानेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आंखों के ऊपर पड़े हुए पर्दे हट जाएंगे, आपके ज्ञान की चक्षु खुल जाएंगे और आप निश्चित तौर पर अपने बच्चों के भविष्य का सही निर्माण कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके जागरूक करने से
एक लड़की शादी के बाद पढ़ी और वकील बनी, और उन्होंने अपनी लड़की को जागरूक किया, वो सामने से आ भी रही है, उनकी लड़की भी वकील बन जाएगी। लड़की कह रही है कि मैं कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट की जज बन के यहाँ खड़ी होंगी। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच हो पाएगा? अभी जैसा मेरे साथी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, वो तो चूंकि प्रोफेसर है और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर भी रहे, डॉक्टर राजेश जी। उस बच्ची को शायद ये नहीं पता कि जिस दरवाजे से घुस के सुप्रीम कोर्ट का जज बनना होता है, उस दरवाजे पे ताला लगाकर चाबी उन्होंने अपनी जेब में डाल रखी है। तो उस दरवाजे को अगर खोलना है तो वो केवल ज्ञान से नहीं होगा, उनकी जेब से यानी उनके हाथ से वो ताली छीननी पड़ेगी, वरना आप काबिल तो हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, आप एक एग्जाम पास करके यूपीएससी के आईएएस भी बन सकते हैं, टॉपर भी हो सकते हैं टीना डाबी की तरह, क्योंकि वो समाज की बेटी थी, 2016 बैच में टॉपर थी, आईएएस बनी। तो आप टॉपर हो सकते हैं, यूपीएससी के आईएएस बन सकते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। उसे बनने के लिए जो बीच में एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, मुझे नहीं पता आपको इस बारे में जानकारी है कि नहीं है, नीचे से लगभग 25% जज प्रमोशन से हाई कोर्ट के जज बनते हैं और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 75% के आसपास तो 250-300 परिवारों के बच्चे ही बनते आ रहे हैं सालों से, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है। अगर कॉलेजियम आपके नाम की पैरवी करके नाम को आगे नहीं बढ़ाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन नहीं सकते। तो आपका नाम बढ़ाने वाला कोई कॉलेजियम में अगर होगा तो वहां से एंट्री हो सकती है, अन्यथा एंट्री हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी जिस कॉन्फिडेंस से उस बच्चे ने कहा, मुझे वास्तव में दिल को खुशी हुई कि आपके प्रयास से इन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। और अगर माँ बाप कॉन्फिडेंट हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे एक बच्चे को मैं देख पा रहा हूँ जो एमबीबीएस कर रहा है, शायद वो बच्ची जो एमबीए जिसके लिए किया वो शायद उसकी सिस्टर है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता सच का, और शायद इधर उनके मम्मी पापा बैठे हैं। तो जिसके माँ बाप अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, उन बच्चों को तो कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हमें सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें, उनको पढ़ाई का महत्व समझाएं। कहीं हमारे किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि हमें सफाई का ही काम करना है। हम जो चाहें वो बन सकते हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर बनने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और एजुकेशन लेने का अंदर आग बनी चाहिए। लेकिन आज समस्याएं कई प्रकार की बढ़ गई हैं। साथियों, एक बात समझो, जिन देवी देवताओं को हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग पूजते आए, उस वक्त भी वो देवी देवता थे, वो भगवान सब कोई थे, लेकिन हमारे स्कूल के रास्ते बंद थे। वो सारे देवी देवता भगवान मिलके हमारे इस अछूत समाज के बच्चों के पढ़ने के स्कूल के दरवाजे नहीं खोल पाए। एक सवाल जो मेरे मन में है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि वो सवाल आपके मन में पैदा होना चाहिए। सवाल होगा तभी तो उसका जवाब खोजोगे, और जिस दिन जवाब खोज लोगे आगे बढ़ने का रास्ता बना लोगे। सवाल यह है कि यहां पंजाब के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं, कुछ लोग हरियाणा से और राजस्थान से भी हैं।
मुझे यहां से कोई एक परिवार हाथ उठा के बताए जिसके पास 100 एकड़ जमीन हो। नहीं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। क्या जितने परिवार यहां आए हुए, जितने बच्चे यहां आए हुए, किसी एक के परिवार के पास भी 100 एकड़ जमीन है? एक सिंगल भी नहीं है। हमारे बीच से कोई ऐसा परिवार है जिसकी अपनी इंडस्ट्री हो और उसका 100 करोड़ का व्यापार हो, टर्नओवर हो? वो भी हम नहीं है। तो हम कहां खड़े हैं इस देश के और दुनिया के अंदर? क्या ये सवाल हमारे मन में पैदा नहीं होना चाहिए कि ये जो खेत की जमीन है, क्या कोई जब पैदा हुआ तो मां की पेट से लेके पैदा हुआ? अगर खेत की जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता तो खेत की जमीन के मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? मेरे इस दलित समाज के लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं? सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्रीज के मालिक, व्यापारी हमारे समाज के लोग क्यों नहीं बन पाए? क्या ये सवाल हमारे मन में पैदा नहीं होना चाहिए? आदमी में कॉन्फिडेंस आता कहां से है? कॉन्फिडेंस दो चीजों से आता है। एक कॉन्फिडेंस आता ज्ञान से और दूसरा कॉन्फिडेंस आता धन से। अगर आपके पास ज्ञान है, पैसा नहीं है, तो भी आप ताकतवर बन सकते हो और ज्ञान के दम पर धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो यहीं पे वो बात चरितार्थ होती है जो ज्योतिबा फूले जी ने कही थी, जो हमारे मंच संचालक बोल रहे थे। उस बात को बोलना के साथ साथ समझाना जरूरी है। ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बुद्धि, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया और धन के अभाव में हमारे लोग दीनहीन गरीब हो गए, मजबूर हो गए और गुलाम हो गए। और लगभग 3000 साल तक ये हमारी गुलामी चली। और ये जो हजारों साल तक हमारे समाज का नुकसान हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ, अज्ञानता की वजह से हुआ, ज्ञान के अभाव की वजह से हुआ। तो इसलिए ज्ञान का होना, पढ़ना लिखना, जानकारी इकट्ठा करना, नॉलेज होना, ये बहुत जरूरी है। जैसा दर्शन रतन रावण जी ने पीछे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। अनपढ़ता, मैं इसको अज्ञानता बोलता हूं, क्योंकि कई बार पढ़े लिखे होकर भी आदमी बिल्कुल मंदबुद्धि होता है। मैं अनपढ़ की वजह अज्ञान शब्द इस्तेमाल करता हूं। अज्ञानता का ग्रहण सूर्य और चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा भयंकर होता है। मैंने बाहर जो इन्होंने स्लोगन्स लिखे हुए हैं, मैंने पढ़े। इतने लंबे भाषण की जरूरत नहीं है हमें। अगर आप जो जो चीजें वहां लिखी हैं उसको पढ़ के, उसको समझ के अपने आचरण में उतार लें, तो भी हमारे जीवन में विकास हो सकता है। तो मैंने जो कहा ना कि आखिर हमें ये सवाल पैदा होना चाहिए कि हम खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं, हम व्यापारी क्यों नहीं बन पाए, हम बड़े बड़े उद्योगों के मालिक क्यों नहीं बन पाए, हम स्कूल कॉलेजेस के मालिक क्यों नहीं बन पाए, हम अस्पतालों के मालिक क्यों नहीं बन पाए। क्योंकि उससे पहले भी उस वक्त देवी देवता और भगवान सब थे। फिर भी ये अछूत समाज, जिसकी इस देश में जनसंख्या कम से कम 20% है, और आदिवासी में भी अछूत होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ होते हैं,
उसको भी जोड़ लें तो कम से कम 25% है। तो इस देश के 25% समाज के पास अगर वो व्यापारी नहीं बन पाए, संपत्ति के मालिक नहीं बन पाए, वो पढ़ लिख नहीं पाए, तो उसका कारण क्या था? कौन था जो उन्हें पढ़ने से रोकता था? कौन था जो उनको व्यापार करने से रोकता था? कौन था जो उनको संपत्ति जोड़ने से रोकता था? और वो कौन था जो ये कहता था कि अगर ये अछूत संपत्ति जोड़ ले, शूद्र संपत्ति जोड़ ले, तो उसकी संपत्ति को छीन लेना चाहिए? कौन था वो? वो थी मनुस्मृति। जैसे आज भारत का संचालन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से होता है, लेकिन जब भारत में संविधान लागू नहीं था, अंग्रेजों के शासन से पहले और कुछ हद तक अंग्रेजों के शासन के दौरान भी हमारी देश की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति से होता था। और मनुस्मृति एक तरह का संविधान था। मनुस्मृति में यह धार्मिक बंदिश थी, यह प्रोविजन था, यह कानून था कि भारत के शूद्रों और अछूतों को व महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। और उसमें यह भी लिखा है कि भारत के शूद्रों और अछूतों को ज्ञान अर्जित करना वे ज्ञान पर चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। और उसमें यह भी लिखा है कि भारत में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को व्यापार करने का और संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। अब जिसके पास अगर ज्ञान नहीं होगा, जिसके पास संपत्ति का भी अधिकार नहीं होगा, जिसके पास व्यापार करने का अधिकार भी नहीं होगा, तो उस समाज का या उस व्यक्ति का क्या कोई भविष्य हो सकता है? आज जो बच्चे हैं जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे मंच पे आकर, अगर उनको पढ़ने का अधिकार ना होता, अगर वो स्कूल कॉलेज ना गए होते, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज यहां मंच से बात कर रहे थे, वो हमारी बेटियां जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी, जरा थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर उनको स्कूल कॉलेज में प्रवेश ही ना होता, तो क्या उनके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा होता? वो आत्मविश्वास पढ़ने से आया। तो हजारों साल तक हमारे समाज के लोगों में तो आत्मविश्वास ही नहीं था, क्योंकि आत्मविश्वास पढ़ने से, ज्ञान से आता है। और ज्ञान पढ़ने के साथ साथ बुजुर्गों के साथ संगत से, महापुरुषों की संगत से, विद्वानों को सुनकर, इस तरह की कॉन्फ्रेंस से ज्ञान बढ़ता है। तो जब ज्ञान पे पूरा ताला लगा हुआ था कि आपको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार ही नहीं है, तो जब ज्ञान नहीं था तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे एक बंधुआ मजदूर बनकर। काम के बदले में घर का बचा हुआ खाना झूठन मिलता था ताकि हम जिंदे रहे। इसलिए नहीं कि वो हमें जिंदा रखना चाहते थे, बल्कि इसीलिए कि अगर हम जिंदे नहीं होंगे तो उनके घर में, उनके खेतों में, उनकी फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? और काम भी बिना पैसे के, सिर्फ घर का बचा हुआ खाना मिलता था। तो कॉन्फिडेंस कहां से आता? जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, काम के बदले में पैसे लेने का अधिकार नहीं था, तो समाज में कॉन्फिडेंस कैसे आता? इसी कारण मेरा ये समाज लगभग 2,500-3 हजार साल तक गुलाम रहा। आपको पता है इस देश की महिलाओं को पहला स्कूल किसने और कब खोला? 1 जनवरी 1848 को भिड़ेवाड़ा में, पूना के अंदर सावित्रीबाई फूले ने फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत की महिलाओं के, किसी भी जाति धर्म की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। और वो खुद अनपढ़ थी।
नहीं। लेकिन ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पहले पढ़ाया, फिर टीचर ट्रेनिंग करवाई, और जब पूरा हिंदूवादी समाज, धर्म के ठेकेदार, उन्होंने उन पर दबाव बनाया कि महिलाओं के लिए स्कूल बंद कर दो, उनके पिताजी ज्योतिबा फूले के पिताजी गोविंद राव को उन्होंने कहा कि या तो अपने बेटे से कहो कि अपने बहू के माध्यम से महिलाओं को जो स्कूल खोला है ये धर्म के खिलाफ है, अनर्थ है, उस स्कूल को बंद कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। जब ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ अपने घर गए तो उनके पिताजी ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि इस घर में रहना है तो महिलाओं के लिए जो स्कूल खोला उसे बंद कर दो, और अगर स्कूल बंद नहीं करोगे तो मेरे घर से निकल जाओ। तो ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को लेकर अपने पिता को के घर को छोड़कर अपने दोस्त के घर गए। फातिमा शेख का भाई उस्मान शेख, वो ज्योतिबा फूले के मित्र थे, और उन्हीं की मदद से उन्हीं की घर में रहते हुए वहां महिलाओं के लिए उन्होंने पहला स्कूल खोला। और भारत में भारत के शूद्रों और अछूतों के लिए, यानी हमारे समाज के दलितों के लिए भी पहला स्कूल खोलने का गौरव ज्योतिबा फूले जी को मिला। उन्होंने 15 मई 1848 को भारत के अछूतों के लिए पहला स्कूल खोला। यहां से शुरुआत हुई। उन्होंने टोटल 18 स्कूल खोले, लेकिन वो एक सीमित पूना के छोटे से क्षेत्र में। असल दरवाजे हमारे पूरे देश के अंदर अगर खोलने का किसी ने काम किया तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। लेकिन हमें जो भी कुछ मिला, इसको करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो टोटल 5 बच्चे थे, 5 में से 4 गुजर गए। बाबा साहेब की पत्नी, जवान पत्नी गुजर गई, फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिम्मत नहीं हारी, अपना पूरा जीवन जलाया, पूरा जीवन संघर्ष किया, और उन्होंने हमारे आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। जो आज का सब्जेक्ट रखा है, वोट और नोट। आपको पता है भारत में वोट डालने का अधिकार अंग्रेजों के टाइम पर 1935 से पहले तक वोट डालने का अधिकार किस को था? भारत में वोट डालने का अधिकार 3 तरह की श्रेणी के लोगों को था। पहला वो जो अंग्रेज सरकार को इनकम टैक्स दिया करते थे, दूसरा वो जो बड़े जमींदार थे, और तीसरा वो जो ग्रेजुएट थे। मनुस्मृति के चलते हमारे लोगों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था, तो ना तो इनकम टैक्स नहीं बन सकते थे, ना ग्रेजुएट बन सकते थे, ना ही जमींदार बन सकते थे। इसका मतलब हमारे लोगों को तो वोट का अधिकार मिलना नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लंबा संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के बाद फिर 1930, 1931, 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाकर अंग्रेज सरकार को यह बात मानने के लिए मजबूर किया कि आप हमारे लोगों के पढ़ने के रास्ते खोलो, उनके लिए वजीफे की व्यवस्था करो, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था करो, हमारे लोगों को वोट का अधिकार दो, हमारे लोगों को विदेश जाने में पढ़ने के लिए भी फाइनेंशियल मदद करो। तो तमाम तरह की जो डिमांड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन की सरकार के सामने रखी और अपने आर्गुमेंट से सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया, जिसके बदले में 18 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, जिसमें हमारे लोग को डबल वोट का अधिकार मिला, सेपरेट पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये था कि हमारे दलितों के निर्वाचन क्षेत्र अलग हों और दलित नेता को चुनने के लिए केवल दलित ही वोट डाले। यानी हमारे जो विधायक जीत के जाए
उनको वोट कोई दूसरी जाति का आदमी नहीं डालेगा। वो चुनाव क्षेत्र हमारे अलग से हो और उनको चुनने का अधिकार केवल दलित समाज के लोगों को हो। और दूसरा जो जनरल आदमी लड़े उसको वोट डालने में भी हमारी भागीदारी हो। तो डबल वोट का अधिकार अंग्रेजों से लेने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हुए थे। लेकिन उस बीच गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उनको लगा कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली जब उनकी जान खतरे में आ गई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को धमकियां मिलने लगी कि अगर गांधी जी की इस अनशन में डेथ हो गई तो इस देश से अछूतों का नरसंहार करके जड़मूल खत्म कर दिया जाएगा। तो मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दुखी मन से समझौता करना पड़ा और उस समझौते के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट तो चला गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला सिस्टम मिला। लेकिन एक चीज गई, बाकी सारी चीजें मिल गई, जिसमें शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, राजनीति में एमपी एमएलए बनने के लिए रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, ये सब मिला। और अंग्रेजों से वो ये लेने में भी कामयाब हुए कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिले और हर व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी जाति और धर्म का है, सबको एक वोट और सबके वोट की कीमत बराबर। तो ये सारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आ गए और हम लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, ब्यूरोक्रेट बनने लगे, साथ ही साथ रिजर्वेशन एमपी एमएलए बनने लगे। तो रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमारे रास्ते खुले थे। आज जो मेरी चिंता है, मेरे आज के वक्तव्य का लास्ट, मैं जानता हूँ काफी लंबे समय से बैठे हैं और मेरा लेक्चर 1 घंटे से कम होता नहीं है, तो आज 1 घंटे का नहीं दूंगा क्योंकि हर किसी की सुनने की धैर्य होता है, सामर्थ्य होता है। हर आदमी लंबे समय तक सुन नहीं सकता, फिर मौका मिलेगा तो पूरा सुनाऊंगा। अब मैं सीधा कंक्लूजन पे आता हूं। जो ये जो तरक्की थोड़ी बहुत हुई, मैं वकील बना, कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन ना करते तो मेरा एलएलबी में एडमिशन नहीं होता, तो मैं कैंपस लॉ सेंटर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी नहीं करता, तो मैं वकील नहीं बनता। बाबा साहब रिजर्वेशन ना दे तो मैं एमएलए भी नहीं बनता, एमएलए नहीं बनता तो सरकार में मंत्री भी नहीं बनता। तो मैं तो जो भी कुछ बना या मेरे जैसे जितने लोग बने, चाहे वो प्रोफेसर राजेश हो, चाहे डॉक्टर वेका हो या करमवीर कौर जी हो या आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों में बहुत सारे हो सकता है नौकरी पेशा वाले होंगे। सोच के देखो, जो कुछ मिला वो रिजर्वेशन की वजह से हमें मिला। और जहां पर रिजर्वेशन नहीं है, जैसे देश में तो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटीज के, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो वाइस चांसलर अगर 100 है तो 100 में एक वाइस चांसलर भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। व्यापार में रिजर्वेशन नहीं है, तो अगर 1000 करोड़ के व्यापारी ढूंढने पड़ जाए तो जनरल कैटेगरी में 1000 करोड़ के लाखों आपको व्यापारी मिल जाएंगे। लेकिन 1000 करोड़ के व्यापारी अगर शेड्यूल कास्ट ढूंढने पड़ जाए तो गिनती 4-5 तक जाते जाते रुक जाएगी। तो हम कहां खड़े हैं? मेरी चिंता का जो कारण है, जिस वजह ज्यादा चिंतित हूं, वो ये है कि हमारे लोग रिजर्वेशन की वजह से पहले सफाई कर्मचारी बने, चपरासी बने, चौकीदार बने, माली बने, खलासी बने। लेकिन पिछली सरकार ने, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को ही खत्म करके ठेके पे ले दिया। तो जो छोटी छोटी नौकरी में हमारे लोग आते थे वो सारा ही ठेकेदारी में दे दिया। तो 4th क्लास की नौकरी के रास्ते तो हमारे बंद हो गए। अब बची ग्रुप ए की नौकरी, बी की और सी की। उसमें आधी वैकेंसी खाली है, आधी भरी है। जो आधी भरी है उसमें से भी आधी कॉन्ट्रैक्ट पे है, ऊपर से लेटरल एंट्री। तो इस तरीके से हमारे नौकरी के रास्ते लगभग उन्होंने बंद कर दिए। अब आ जाओ शिक्षा पे।
हमारे लोग जिस हालात में पढ़ के यहां तक पहुंचे, उस वक्त इतना वजीफा मिल जाया करता था कि वजीफे के पैसे से ही पढ़ के हमारे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट सारी बड़ी बड़ी नौकरियों तक पहुंचे रिजर्वेशन से, और वो भी स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़ के। आज की सरकारों ने स्कॉलरशिप लगभग खत्म कर दी, और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, सरकारी कॉलेज की भी फीस इतनी बढ़ा दी है। अगर आप में से कोई एनएलयू से लॉ कर रहा हो, सरकारी लॉ कॉलेज से, एनएलयू से 5 साल की डिग्री है 12वीं के बाद, तो पहले तो कोचिंग, आजकल कोचिंग लेनी पड़ेगी, एंट्रेंस पास करना पड़ेगा, तो पहले तो 2-3 लाख रुपया कम से कम कोचिंग पे खर्च करो। बच्चा आपका काबिल मेहनती है, पास कर लेगा, तो उसके बाद सरकारी लॉ कॉलेज एनएलयू में 1 साल की फीस 3.25 लाख रुपया है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, बाकी सारे खर्चे अलग है। वो सारे खर्चे जोड़ लो तो 1 साल में कम से कम सरकारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 साल में कम से कम 5 लाख रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। और डिग्री 5 साल की तो हो गए 25 लाख, और 2 से 3 लाख कोचिंग के तो हो गए 27 से 28 लाख। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज है, 4 साल की डिग्री है, पहले तो एंट्रेंस एग्जाम के कोचिंग, और उसमें बच्चे ने पास कर लिया, अब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, वहां की भी फीस देख लो, 2-2.5 लाख से कम तो कोई फीस है ही नहीं। यानी कि एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए आपके बच्चे के पास 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए। तो ज्यादातर जो प्रोफेशनल डिग्रियां हैं वो करने के लिए 15 से 50 लाख चाहिए सरकारी कॉलेजों से, और सिंपल अगर ग्रेजुएशन करनी है तो सिंपल ग्रेजुएशन भी 25,000 से लेके 1 लाख तक एक बच्चे के ऊपर खर्च होता है 1 साल में सरकारी कॉलेज से। और हम अगर अपने समाज की बात करें तो नौकरियां तो खत्म हो रही है धीरे धीरे, रिटायर लोगों की पूरी फौज खड़ी हो गई है, फीस पढ़ाई का बढ़ गया। हमारे परिवारों की आज एवरेज इनकम, रामन जी, हमारे परिवारों की पूरे देश की अगर आप एवरेज इनकम निकालो तो 99% परिवारों की इनकम पर मंथ 5,000 रुपए महीने से 20,000 रुपए महीने के बीच है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति के 99% परिवार जो 5,000 रुपए महीना से 20,000 रुपए महीने के बीच कमाते हैं, वो अपने बच्चे का इंजीनियरिंग